के हिसाब से इसी सरकार के आंकड़े हैं, नहरों की सिल्ट सफाई की इसी रबी के में सिंचाई करने की दृष्टि से जितने किलोमीटर की योजना बनी थी उसका 50% भी सिल्ट सफाई नहीं हो पाई। हाँ। अब आज प्रश्न यह है कि जब सरकार ने 50-52% धन ही खर्च किया है तो बाकी धन 1 महीने के भीतर घोषित बजट का सरकार किस तरह खर्च करेगी। हाँ। दूसरी बात यह है कि न तो किसानों का कर्जा माफ हुआ। हाँ। समाजवादी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था किसानों की कर्ज माफी की घोषणा की थी। किसानों की कर्ज माफी केवल सहकारिता क्षेत्र से जुड़े किसानों की ही हुई, उनकी भी पूरी नहीं हुई, तमाम तरह के बंधन लगाए गए। एक बार दीक्षित जी, एक बार अशोक वाजपेयी जी से रिएक्शन ले ले, फिर अमिताभ जी के पास चलेंगे। वाजपेयी जी, यहाँ पर जो दीक्षित जी ने बातें कही हैं बेहद ही गंभीर है। नहीं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। जो दीक्षित जी ने कहा है, कुछ विभागों का 100% बजट अभी नहीं व्यय हो पाया। मैंने इससे पहले भी कहा, माननीय दीक्षित जी बहुत योग्य है और संसदीय एक मामलों के बड़े जानकार हैं। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो बजट सत्र पिछली बार विलंब से हुआ, क्योंकि चुनाव ही उस समय फरवरी-मार्च में हुई, इसके बाद सरकार बनी और विलंब से बजट प्रस्तुत हुआ। बजट पास होने के बाद इनकी स्वीकृतियां जारी होनी थी, तब तक यहाँ पर स्थानीय निकाय के चुनाव घोषित हो गए। 4 महीने तक सारे कामकाज ठप रहे चुनाव के कारण। तो इन सारी चीजों के कारण पूरा समय नहीं मिला कि उन सारे पैसों, कुछ विभागों में कुछ धनराशि अभी या कुछ हिस्सा बाकी है बजट का जो नहीं व्यय हो पाया, उसको अभी फरवरी का महीना है, मार्च का महीना है और उन कामों को प्राथमिकता पे करा लिया जाएगा। दीक्षित जी की चिंता स्वाभाविक है, लेकिन सरकार इस बात के लिए चिंतित है, जो भी स्वीकृत अनुदान है एक एक पैसे का काम हम 31 मार्च तक पूरा कराएंगे और उसकी काम की गुणवत्ता पर भी पूरी कड़ी नजर रहेगी। किसी भी तरीके का 31 मार्च तक पूरा कराएंगे। अमिताभ जी, संभव नजर आता है क्या? निश्चित रूप से नहीं, ये पूरा उसकी तैयारी पूरी उसकी कार्य योजना बन चुकी। विभागों ने अपने अपने कार्य की कार्य योजना तैयार कर लिया। भौतिक रूप से उस काम को हम समय के अंदर पूरा करेंगे और बजट का एक एक पैसा उसका जो है पूरा सदुपयोग किया जाएगा, उसमें किसी भी तरीके की। और जहां तक किसानों के कर्जे माफी का सवाल है, जो कोऑपरेटिव के कर्जे जो थे वो कर्जों को हमने माफ किया है और मैंने जो वचनबद्धता हमारी चुनाव में जो घोषणा पत्र में थी, एक एक वचनबद्धता को हमने पूरा करने का काम किया है। समाजवादी पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है जिसने अपने चुनाव के घोषणा पत्र में जो भी जनता से वायदा किया, चुनाव के बाद एक एक वायदे को अमली जामा पहनाने का काम किया है। और मैं समझता हूं अपने घोषणा पत्र के प्रति जितना गंभीर समाजवादी पार्टी रही है, देश में शायद ही कोई दूसरा राजनीतिक दल इतना गंभीर अपनी वचनबद्धता के लिए रहा हो। ठीक है, हम समझ गए आप क्या कहना चाह रहे हैं। जनता जी, देखिए, अशोक जी ने पार्टी के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी बातें कही। पार्टी के नेतागण उनको सुन रहे होंगे तो प्रसन्न होंगे। उनको लगेगा कि भाई हमारा वकील चुस्त था, मुस्तैद था। लेकिन वकील तो वकील है, कई बार कमजोर केस की पैरवी भी करनी पड़ती है, वकालत का धर्म है। हम जानते हैं कि केस कमजोर है, लेकिन फिर भी अगर वकालतनामा पर दस्तखत किया तो अदालत में तो लड़ने पड़ता है ना। सबसे पहले बात केवल किसान की कर ले, इस पर बड़ा जिरह होती है। किसान इस देश में राजनीति का सबसे हॉट केक बन गया। जिसको देखो वो किसान के नाम की तख्ती गले में डाल के उस किसान को बेच रहा है और किसान तबाह होता जा रहा है। नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह तक आ गए, लेकिन किसान की दशा और दिशा नहीं सुधरी। अशोक भाई ने कहा कि सब कुछ कर दिया, जितना लिखा था घोषणा पत्र में वो कुछ बाकी नहीं रहा। ये मेरे पास घोषणा पत्र है, इसका वाचन करूंगा तो समय खराब होगा। तो इसको मैंने जितना समझा है, इसमें मुलायम सिंह जी की फोटो है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2012, समाजवादी पार्टी चुनाव घोषणा पत्र, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, मुलायम सिंह जिंदाबाद, इस पर लिखा है। ये पूरा घोषणा पत्र मेरे पास है। एटा, इटाबा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, जालौन, झांसी, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, जहां जहां आप गए अशोक जी, आपने क्या बोला? 25 बरस से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं और लंबे बरस से आप राजनीति कर रहे हैं। इस देश के मिजाज को आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तासीर को समझते हैं, राजनीतिक परिवार से हैं। इस देश में, उत्तर प्रदेश में, देश के बाद उत्तर प्रदेश में कितने लोग घोषणा पत्र पढ़ के वोट करते हैं? 1% भी नहीं है, 1% भी नहीं। वो नेता के मुंह से जो सुनते हैं उस पर वोट देते हैं। क्या कहा हर सभा में? सरकार आने दीजिए, किसान का कर्ज माफ करेंगे। सरकार आ गई तो जावेद उस्मानी के हाथ में कमान चलेगी कि कमेटी बनाओ,
मानक तय करो। उस मानक में 85% तो बाहर हो गए एक ही स्ट्रोक में। 15% का गुणांगलित है ये, जितना माफी का है उसमें भी अभी माफी पूरी हुई नहीं, 15% में भी नहीं हुई। आप कहिएगा तो मैं आंकड़ों में चला जाऊंगा, हालांकि आंकड़े मेरे कभी प्रिय विषय रहे नहीं। मैं मूल तत्व पर बात करना बेहतर समझता हूं कि दिशा कहां है। किसान ने सोचा कि भाई नेताजी की पार्टी आएगी, सबके कर्जे माफ हो जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। बेरोजगारी के मुद्दे पर आपकी पार्टी ने कहा इस पत्रक में कि 35 साल तक सरकारी नौकरी की छूट अप्लाई कर सकते हैं, और 35 तक अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो फिर जिम्मेदारी और जवाबदारी हमारी, 1000 रुपए महीना सबको मिलेगा। सिर्फ इतना ही बोला, घोषणा पत्र में भी इतना ही है और मंच पर भी इतना ही बोला। मैंने मंच भी सुना नेताजी का और घोषणा पत्र तो पढ़ा ही पत्रकार के नाते। जब उसके बायलॉज बने इतने जटिल कि अच्छा घूम जाए, माथा घूम जाए। अब 35 से 45 बाकी सब बाहर, और वोट दिया सबने। तीसरी बात, हम सबका है उत्तर प्रदेश, आलोचना के लिए आलोचना नहीं कर रहा, वो मेरा स्वभाव भी नहीं। मैं जितनी बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि बेहतरी हो, प्रदेश की बेहतरी हो। 10वें और इंटर में, हाई स्कूल और इंटर में, उत्तर प्रदेश में 12वें को इंटर बोलते हैं, इंटर में पास बच्चों को टैबलेट और लैपटॉप देंगे आप, ये है ना, इसमें घोषणा पत्र में है, ठीक है ना अशोक जी। 36 लाख बच्चे होते हैं, आंकड़ा निकलवा के देख लीजिए, 36 लाख। और सरकार ने जो निविदा स्वीकार की, मंत्रिमंडल ने जो आदेश स्वीकार किया, कंपनी को आदेश दिया गया सरकार की ओर से, उसमें 15 लाख का है ऑर्डर, परचेज ऑर्डर। और 15 लाख में भी जो बजटीय व्यवस्था की गई थी वो 15 लाख के लिए भी नहीं थी पर्याप्त। अब सवाल ये, 36 में से जब मैं 15 घटाऊंगा तो बाकी जो बचेंगे वो क्या करेंगे? पिक एंड चूज होगा क्या? इसलिए मैं कहता हूं आलोचना का विषय नहीं, पारदर्शिता से बात हो, प्रामाणिकता से बात हो। आपका मैं सम्मान करता हूं। दूसरी बात, मैं हमेशा इस बात को बहुत जोर देकर कहता हूं, मेरे 2 साथी बैठे हुए हैं जो अर्थशास्त्र के जानकार हैं, मैं तो उतना जानकार नहीं, लेकिन बुनियादी बात जो मुझे समझ आती है, दीक्षित जी आप सहमत होंगे, मैं कॉस्मेटिक सर्जरी के हमेशा खिलाफ रहता हूं। करिए तो ओपन हार्ट सर्जरी करिए, परिणाम आए, बीमार फिर बीमार नहीं रहे। उत्तर प्रदेश का विकास का पहिया लिफाफे में मिलने वाले चेक पर चलेगा क्या? इसलिए ऐसे लिफाफे में उत्तर प्रदेश के विकास का पहिया चलेगा? विकास के पहिए को चाहिए सड़क, विकास के पहिए को चाहिए बिजली, विकास के पहिए को चाहिए चुस्त और दुरुस्त कानून व्यवस्था, विकास के उसको चाहिए किसान का तकदीर बदले। ये मुद्दे कैसे होंगे? ये तो चेक वाली जितनी योजनाएं हैं जिनमें प्रभारी मंत्रियों के फोटो छप रहे हैं, उनके लिए अच्छा प्रोग्राम है। कम से कम मंत्री व्यस्त भी है और मस्त भी है, फोटो भी छप रही है उसकी, पैसा बांट रहा है तो। लेकिन वो मिठाई बांटना कोई उपाय नहीं ना समस्या का। मिठाई बनाना सिखा दीजिए, आदमी खुद बेच लेगा, खा भी लेगा और जीवन जी लेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, आज समय है अशोक वाजपेयी जी, आपकी पार्टी के पास, आपके पास पूर्ण बहुमत है, नौजवान मुख्यमंत्री है, कुछ कड़े फैसले लीजिए, कुछ दूरदृष्टि वाले फैसले लीजिए, ताकि उत्तर प्रदेश को वो सड़क मिले जिसपे विकास की गाड़ी चले। बिल्कुल, बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, कानून व्यवस्था चाहिए। कहां है? 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देंगे, इसमें लिखा है 22 घंटे। अरे 22 घंटे तो लखनऊ को बिजली नहीं मिल रही अशोक वाजपेयी जी, लखनऊ को नहीं मिल रही, फर्रुखाबाद तो छोड़ दीजिए। बिल्कुल। अमिताभ जी, आकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश जिंदल जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? नहीं अमिताभ जी, मैं कह रहा था, नहीं एक सेकंड, आकाश जी से प्रतिक्रिया ले लूं। हाँ। अरविंद जी के पास चले? हाँ, अरविंद जी के पास चल लेते हैं। जी, आकाश जी के पास आवाज आ रही है, प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
जी आकाश जी, यहाँ पर एक बात हमें समझाइए, आवाज शायद नहीं पहुंच रही है। अरविंद जी के पास चलते हैं। अरविंद चाहता हूँ जी जी कि जी अभी बहुत बातें हो रही हैं इस चीज की कि यूपी में हेल्थ पे खर्चा होना चाहिए, एजुकेशन पे खर्चा होना चाहिए, बच्चों पे खर्चा होना चाहिए, किसान मित्रों पे खर्चा होना चाहिए। इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं, लेकिन सबसे बड़ा इश्यू ये है कि इस चीज पे बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं हुआ कि पैसा कहां से आएगा। आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज पे, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। हेल्थ हो, एजुकेशन हो, इरिगेशन हो, इलेक्ट्रिफिकेशन हो, इसके ऊपर पैसा लगना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से एक जो बड़ी गलती कई सरकारों ने यूपी में की है वो ये है कि यूपी के अंदर पैसा कहां से आए, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, उस चीज को लेके बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है। आज एक यंग प्रोग्रेसिव चीफ मिनिस्टर, एक एक्टिव चीफ मिनिस्टर हमारे पास है, अखिलेश जी हैं ऑनरेबल। तो मैं यहां ये सजेशन दूंगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का यूपी में एक बहुत बड़ा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा गैमेट प्लान होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव प्रोजेक्ट लगने चाहिए। आज की तारीख में यूपी जिस तरीके से प्लेस्ड है, डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल इन्वेस्टर हो, वो अगर यूपी उसे हम अच्छे से मार्केट करते हैं, उसे यूपी के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसे कंफर्टेबल फील कराते हैं, वो यूपी में जरूर आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव प्रोजेक्ट्स लगने चाहिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर, एक चीज बता दूं आप सब लोगों को, आप सब जानते भी हैं, सबसे ज्यादा मैन पावर इंटेंसिव एक ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां 200 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर मित्र से लेके 10,000 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले सुपर स्पेशलिस्ट आर्किटेक्ट को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर से जीडीपी बढ़ेगी, टैक्सेस बढ़ेंगे, उसके अलावा प्रदेश में जो है इनकम बढ़ेगी, पैसा आएगा जो सारी योजनाओं में अल्टीमेटली खर्च किया जा सकता है। और साथ ही जब एक वर्ल्ड क्लास प्रतिक्रिया ले लें आकाश जी। तो आज जो इश्यू आता है, रहिए आकाश जी, आप हमारे साथ अरविंद जी के पास चलते हैं लखनऊ। अरविंद जी, यहाँ पर कई सारी समस्याएं, महंगाई बढ़ रही है, विकास दर बढ़ाना है, आखिर ये सब मैनेज कैसे होगा, एक बार हमें समझाएं। देखिए, पहला सच है कि उत्तर प्रदेश में साधन का अभाव नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश के सरकार के एक्सपेंसेस की बात देखें तो 2004 के बाद से उत्तर प्रदेश में कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। और ये बिल्कुल आज स्पष्ट है, अगर आप 12th फाइनेंस कमीशन ने जो 6 इंडिकेटर्स बनाए थे, आज स्थिति ये दिख रही है कि जो 17 मेजर स्टेट्स हिंदुस्तान के, उनमें उत्तर प्रदेश इन 6 में से 5 इंडिकेटर्स पर टॉप 5 स्टेट्स में आज है। तो 2004 से पहले का उत्तर प्रदेश और आज का उत्तर प्रदेश बिल्कुल फर्क एंटिटीज हैं। साधन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रदेश में बढ़ चुका है, यानी सरकार के पास खर्चा करने के लिए साधन है। ये पहला सच है जी। दूसरा सच है, 1991 से लेकर के आज तक जब आप निवेशक को देखते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट के टर्म्स में देखिए, तो पिछले 20 वर्ष लगातार हिंदुस्तान के सारे प्रदेशों में लेटर ऑफ इंटेंट के टर्म्स में उत्तर प्रदेश टॉप 4 मोस्ट प्रिफर्ड डेस्टिनेशंस में रहा है। यानी उत्तर प्रदेश का बाजार, उत्तर प्रदेश का रॉ मटेरियल या उत्तर प्रदेश की ओवरऑल अपॉर्चुनिटी इतनी फिनोमिनल रही है कि देश विदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहता है, हिंदुस्तान के ज्यादातर प्रदेशों को प्रेफरेंस देते हुए। लेकिन यह निवेश होता नहीं है। जब कन्वर्जन का टाइम आता है तो लेटर ऑफ इंटेंट रखे रह जाते हैं, इनमें से ज्यादातर निवेश हम कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। तो जहां तक साधन का सवाल है, सरकार के पास भी साधन है, हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर के पास भी साधन है और विदेशी इन्वेस्टर के पास भी साधन है जो उत्तर प्रदेश में लाना चाहता है प्रेफर्ड बेसिस पर। लेकिन इन सारे साधनों का आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये प्रश्न है। तो ये बिल्कुल प्रश्न नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आप हेल्थ की स्कीम कैसे लाएंगे या एजुकेशन की स्कीम कैसे लाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे। अगर कोई ये समझता है कि हमारे पास साधन नहीं है तो बिल्कुल ये मिथ्या है। ये साधन आप यूज कैसे करेंगे, ये प्रश्न है। हम पिछले कई वर्षों से यहां बिजली नहीं अवेलेबल करा पाए। बिजली में प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन वो जो इन्वेस्टमेंट है उस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी अगर कैसे होगी तो ब्लूप्रिंट होना चाहिए, एक रोड मैप होना चाहिए। आकाश जी कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। इरिगेशन में जिस तरह के खर्चे हुए हैं, क्या हम सब उससे सेटिस्फाइड हैं? आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में यूपी पिछड़ा हुआ क्यों है? देखिए, मैं अगर आप ये कह रहे हैं कि आज इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आना चाहता है, इस बात के बारे में कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या हमने कंड्यूसिव एटमोस्फियर उसके लिए बनाया कि वो पैसा लगाए? क्या वो पैसा यहाँ पे लगा है? क्या उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे हुई है? क्या आकाश जी, उसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू हमें मिले हैं? आकाश जी, मेरे हिसाब से मैं आपको यहाँ रोकूंगा। आकाश जी, मैं एक बहुत व्यवहारिक बात कहूं, वाजपेयी जी, दीक्षित जी, आपकी नजर, नोएडा उत्तर प्रदेश का
औद्योगिक हृदय स्थल है, कॉमर्शियल हब है। अभी पिछले दिनों नोएडा एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन गई थी, मुझे नाम तो लेना पड़ेगा उस राज्य का, लेकिन उसको अन्यथा सांप्रदायिक उससे मत